नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात आवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग दें ताकि आपका भी अच्छा से अच्छा फीडबैक हमें मिले और एक हम अच्छा प्रोग्राम करने के काबिल हो सकें। आपका फीडबैक ही हमारी प्रोग्राम की बेहतरी के लिए कारआमद होता है। आज हमारे दोस्त जो हैं, मेहमान जो हैं, कनाडा से हैं, डॉक्टर मोहम्मद एहसन रज़ा बेग साहब। बहुत मेहनती हैं और दियारे गैर में जाके अपना मुकाम कायम कर रहे हैं। एक मुकाम बनाना किसी और शहर के अंदर, किसी और मुल्क के अंदर, और बहुत बड़ी बात है। इनके वालिद साहब भी डॉक्टर ग़ुलाम अली साहब भी नॉन डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह। उनका भी एक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम है। इनसे बात करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से क्या मसाइल हैं और इन्होंने ख़ुद इस वक्त तक पहुँचने के लिए क्या जद्दोजहद की है और कहाँ कहाँ से इन्होंने वर्किंग की है। मैं इनका एक तारफ़ ये करा देता हूँ कि ये इस वक्त मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इन्होंने किया पास आउट। इसके साथ साथ इन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान के से सर्टिफिकेट हासिल किया है वॉलंटियर एफर्ट्स के हवाले से ड्यूरिंग कोविड-19। इसके साथ साथ ये मेंबर हैं नेशनल यूथ असेंबली के। नाज़रीन, मैं ज़्यादा वक्त हाल नहीं होना चाहता हूँ। आपके और आपके मेहमान के साथ बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद एहसन रज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एहसन साहब, ये बताएं कि एक तो आप कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं, तो कनाडा के में जाने का सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में आने का सफ़र बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। ऑल्दो कि कुछ मुश्किल था ये सफ़र, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला भी जैसे फरमाता है कि मुश्किल के बाद आसानी है। सो अब आसानी की तरफ ये सफ़र बढ़ रहा है। तो आप स्टडी के सिलसिले में गए थे? जी हाँ, मैं यहाँ पर स्टडी वीज़ा के तौर पर आया हूँ और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट वाइज पूछना चाह रहा हूँ, डिसिप्लिन वाइज कि आप यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन करेंगे? क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, आपकी आवाज़ में थोड़ा इशू आ रहा है। आप यहाँ से कौन सी डिग्री हासिल करेंगे कनाडा से जो आप गए हैं? जी मैं यहाँ से मास्टर्स इन रेडियोलॉजी कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा आपने इस पाकिस्तान के अंदर क्या क्या किया? जैसे मैंने कुछ बताया आपका कि आप मेंबर नेशनल यूथ असेंबली के भी हैं, आपने सर्टिफिकेट भी हासिल किया है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से वॉलंटियर एफर्ट्स ड्यूरिंग कोविड-19। इसके अलावा कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? जी, जैसा कि आप मेरे वालिद साहब के नाम से और उनके तारों से वाकिफ़ हैं कि वो भी एक बड़ी पुरगर्म और एक सरगर्म जो हैं वो समाजी कारकुन हैं। इसी तरह उन्हीं की इस समाजी कारकुन की हैसियत से मैं भी उस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहा हूँ। मैं टीम सरेआम गोजरा का बानी मेंबर हूँ और उसके अलावा एक प्राइम मिनिस्टर ने कैंपेन लॉन्च की थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मेक ग्रीन पाकिस्तान। सो उस कैंपेन का डिविजनल हेड भी मुझे मुकर्रर किया था, जिसके तहत शहर गोजरा में, जो कि मेरा आबाई शहर है, उसमें मैंने तकरीबन 1800 से लेकर ऑलमोस्ट 10,000 तक हमने पौधे लगाए हैं और जो कि इस टाइम अपने पूरे अरूज पर हैं। वो पौधे ये नहीं महज हमने सिर्फ दिखावे के लिए नहीं लगाए, वो पौधे वो थे जिनकी प्रॉपर देखभाल हो रही है। टीम पुकार के साथ भी काम किया था, उसकी भी थोड़ी सी एक्टिविटी बताएं आपने, वहाँ पे क्या किया और कैसे किया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर टीम दें पुकार काइंडली। के साथ आपने क्या काम किया था लास्ट टाइम? जी टीम सरेआम के साथ हमने बेशतर काम किए हैं, जिसमें हमने आगाही मुहिम चलाई है। जब कोरोना आया हुआ था, कोरोना की वबा फैली थी, तो उस दौरान हमने अपनी जान को रिस्क पे लेके हुए हम लोग मुख्तलिफ देहातों में गए, जहाँ पे हमने जाके उनको आगाह किया कि अपने दरमियान समाजी फासला रखें, मास्क पहने। उसके अलावा हमने उस कठिन मरहले के दौरान जो हकदार थे, जो गुरबा थे, उनके अंदर हमने खाने के राशन भी तक़सीम किए। एक प्रॉपर हमने राशन बैग बनाया हुआ था, जो हम अपनी पूरी तफ़सील और वेरिफ़िकेशन के बाद हम लोग उनके घरों में पहुँचाते थे। सो इसी तरह
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म से भी हमने बेशतर मुकामात पर गोजरा में प्लांटेशन की, जिनमें फिर हमने जिसका आगाज हमने असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा के दफ्तर से किया। उनसे हमने पहला पौधा लगवाया और उसके बाद फिर हमने गोजरा के मुख्तलिफ इलाकों में प्लांटेशन की, मुख्तलिफ जगह पे हमने पौधे नस्ब किए। और ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जी इसके हवाले से ये बताइए कि क्या खिदमत अंजाम दी आपने। जी ये सर्टिफिकेट जो है ये बेसिकली मेरी समाजी जिंदगी का सबसे बड़ा एक अवार्ड है मेरे लिए। बेशक। जस्ट बिकॉज के मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैं नुमाइंदगी करता रहा, तो ये सारा रिकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर तक गया और उन्होंने फिर इसी मेरी खिदमात को देखते हुए मुझे उन्होंने अपनी एक जो कैंपेन लॉन्च की प्लांटेशन के हवाले से, जिसको अमीन असलम जो उनके मशीर थे जी वो जी। डील कर रहे थे। तो उस वजह से फिर उन्होंने मुझे सारी खिदमात को देखते हुए मुझे उन्होंने डिविजनल हेड मुकर्रर किया। पूरी फैसलाबाद की डिवीजन मेरे माशाल्लाह। अंडर थी और उसके अंदर मेरे पास काफी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और तहसील प्रेसिडेंट थे, एक प्रॉपर टीम थी और वो बैक एंड फोर्थ हमारी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती थी। और उसके बाद हम लोग प्राइम मिनिस्टर से पूरा इन कांटेक्ट थे हमारे साथ और हम लोग प्रॉपरली एक इंगेज थे और प्रॉपर रिपोर्ट जाती थी। तो जब उन्होंने मेरी ये सारी खिदमात देखी, कोविड के दौरान हमने प्लांटेशन की और उसके अलावा मेरी प्रीवियस रिपोर्ट्स भी उन तक पहुंची कि ये टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म से भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद मेरे पास पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी, इसी तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म थे जिसका एक ही मकसद था, फलाह इंसानियत की खिदमत। और मैं जब सोचता हूँ कि मेरी फलाह इंसानियत की खिदमत का जो मकसद है वो मेरे समाजी तो होने के तौर पर भी काम आ रहा है और मेरा पेशा है उसके तौर पर भी काम आ रहा है। माशाल्लाह। मैं इसलिए ये सारी बातें पूछ रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि हम कौन सा चांद, कौन सा हीरा आपके सामने मुतारफ़ करा रहे हैं, जिसकी बेशुमार ना सिर्फ उसकी अपनी समाजी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि उसके वालिदैन की और उसकी फैमिली की खिदमत भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसी तरह पूछना चाहूँगा आपसे, नेशनल यूथ असम्बली में आपका क्या किरदार है। लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हो जा रहे हैं एक वक़्फ़े का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारे से मेहमान है कनाडा से डॉक्टर मोहम्मद हसन अहसन रज़ा बेग, जो कि माशाल्लाह जैसे कि आपने तारुफ बता रहे थे, अभी उनका तारुफ का सिलसिला चल रहा है। आगे हम बात करेंगे कि कनाडा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं और स्पेशली जो तालिब इल्म वहाँ पे जाते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात आती हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन रज़ा बेग से पूछूँगा कि डॉक्टर साहब, नेशनल यूथ असम्बली में आपने क्या क्या किरदार अदा किया। जी बेसिकली नेशनल यूथ असेंबली जो एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे मुल्क के सदर जो भी मुंतखब होता है उसके सुपरविजन के अंदर ये इदारा चलता है। और इसमें नेशनल यूथ असेंबली में हमारे पास जो इसका मेंबर होता है उसके पास सेशन के अंदर जाने की इजाजत होती है। और वो सेशन जो नेशनल असेंबली के अंदर सेशन चलता है, ज्वाइंट सेशन जिसे कहते हैं, जिसमें ऐवान बाला यानी कि सेनेट और ऐवान ज़ेरीं यानी कि कौमी असेंबली, इन दोनों को जब मुश्तरका सेनेट इजलास होता है, सेशन होता है, तब हम उसमें जा सकते हैं। और विजिटर गैलरी में, जैसे जहां पर हर एक बंदे की मुंतखब जगह है, प्रेस गैलरी बनी होती है, इसी तरह नेशनल यूथ असेंबली के मेंबर होने के नाते हमारा भी एक स्पेशल एक जगह मुख्तस होती है जिसमें हम बैठते हैं। और अगर हमारा कोई अपने इलाके के हवाले से या मुल्क के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो फिर हम लोग स्पीकर के पीए से बात करते हैं। स्पीकर का एक पीआरओ होता है, उससे बात करते हैं और देन हम अपना क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने 2 सेशन अटेंड किए हुए हैं और अपने गोजरे के हवाले से मैंने उन पे अपने प्रॉपर मसले उठाए हैं कि ये मसला है और इस तरह उसको हल करने के लिए काफ़ी तजावीज़ भी दी गई हैं, जिस पे उस टाइम उन्होंने मुझे यही कहा कि इस पे अमल हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि आपने तालीमी खिदमत भी बहुत ज़्यादा अंजाम दी हैं, आपने भी और आपकी फैमिली ने भी, स्पेशली आपके वालिद साहब ने। तो तालीमी खिदमत के हवाले से गोजरा में आपने क्या किरदार अदा किया जी चूंकि मेरे पास कोई गवर्नमेंट का ओहदा नहीं था एज सच, जिसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं था, लेकिन उसके बरक्स वॉलंटियरली, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास बेशतर प्लेटफॉर्म थे, तो उस हवाले से मैंने गोजरा के माहौलियाती आलूदगी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। मैंने प्लांटेशन की है। उसके बाद फलाह इंसानियत के कामों के हवाले से अगर बात की जाए
तो हम लोग मुख्तलिफ स्कूल एंड कॉलेजेस में टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म से हमने कुछ प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं, जिसमें हमने उन्हें आगाही दी है कि आपने ट्रैफिक सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, ट्रैफिक की अहमियत बताइए कि ट्रैफिक में ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे आपने फॉलो करना है। उसके अलावा फिर हमने मेडिकल के हवाले से काफ़ी कैंप लगाए हैं, ताकि लोगों को मेडिकल की जो बुनियादी सेहत की टिप्स हैं वो दी गई हैं। सो हमने जिस जहाँ तक पॉसिबल हो सका, मैंने और मेरी टीम ने, हमने हर हद तक आवाम को आगाह किया है। आपका और आपके वाल साहब का एक होम्योपैथिक कॉलेज भी है गोजरा के हवाले से, उसकी क्या जी नज़र ज़रा वो भी हमारे नाज़रीन को बता दें कि गोजरा में आप एक बहुत बड़ा अलीगढ़ की तरह एक बड़ा मॉडल आपने पेश किया है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1998 से वो कॉलेज बनाया गया है मेरे वालिद साहब की जानिब से, और अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स वहाँ से कामयाब हो चुके हैं और अपनी तालीम ले चुके हैं। उसके बाद वो कॉलेज अब माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा है। डॉक्टर मोहम्मद एहसन रज़ा बेग साहब, आप बताएं कि इस वक्त आप किस शहर में हैं और किस कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, उसके हवाले से बताएं कि वहाँ पे जो तालीम जाना चाहें यहाँ से पाकिस्तान से तो किस तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। जी, मैं इस वक्त कनाडा के शहर सिडनी में हूँ। कनाडा का एक सूबा है, उसका नाम है नोवा स्कोशिया, उसका शहर है सिडनी। तो मैं इस सिडनी शहर में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह। और इस कनाडा के किसी भी शहर में आने के लिए ज़रूरी नहीं है इस शहर में, लेकिन अगर किसी भी शहर में आपने आना है तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक प्रॉपर अपनी अगर हम सादा और आसान अल्फाज में बात करें तो एक जी जी। स्कीम बनाई हुई है, जिसको एसडीएस कहते हैं। तो वो है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम उसे कहते हैं। सही। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम अपने नाम से जाहिर कर रही है कि जिसमें सिर्फ स्टूडेंट का और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का आपस में एक लिंक होता है। उन्होंने वो इसलिए बनाई है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, यानी कि कोई एजेंट हजरात। मैं सारे एजेंट हजरात को बुरा नहीं कह रहा, ओब्वियसली वो भी अपनी एक रिजक कमा रहे हैं, और बेशतर ऐसे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होके अपनी मुखलस होके वो लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन बेशतर अब उसकी एक इमेज ऐसा बन गया है कि मोस्टली लोग जो हैं वो फ्रॉड का शिकार होते हैं एजेंट हजरात के थ्रू। ऐसे सो ही। एसटीएस बनाने का मतलब ये है गवर्नमेंट का कि वो अगर आप उनकी सारी शर्तें मंजूर कर लेते हैं तो आपको 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर अंदर आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। और ये सही। नहायत आसान एक प्रोसीजर है। उसकी एक प्रॉपर वेबसाइट है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखे हैं, आपने कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैंने इतना कुछ ज़्यादा अपना कुछ भी शो नहीं करवाया, जैसे नॉर्मल हम एक परसेप्शन बनी हुई है कि बाहर जाने के लिए बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हैं, ये शो करवाते हैं, सही। ठीक है। जो उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, डिग्री वगैरह मांगी है, डिग्री की टेस्टेशन होनी चाहिए, मतलब आप अपने एंड से प्रॉपर वेरीफाइड हों, ताकि जिसके बेस पर कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कोई इशू ना करे। और जब वो डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोवाइड किए जाएँ उनको, उसके बाद फिर वो प्रोसीजर शुरू करते हैं, और मुझे ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर वीज़ा मिल गया था। माशाल्लाह। आज साहब ने किया था। जी, जी, मैंने आइल्स किया था प्रॉपर। डॉक्टर मोहम्मद एहसन रज़ा बेग साहब, ये बताएं कि वहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिसको दाखला चाहिए। जी, इसका इसका टोटली इन्हिसार जो है वो इस जो मैं आपको पहले बता रहा था स्कीम के ऊपर होता है, एसडीएस इसे कहते हैं। इनका एक रूल है कि ये आपसे एक श्योरिटी के तौर पर एडवांस में कुछ पैसे लेते हैं, जो कि सारे के सारे ही आपके होते हैं। इसमें आपको मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है, और वो पैसे ऑलमोस्ट 10,000 कैनेडियन डॉलर होते हैं, जो आपको पाकिस्तान में रहते हुए कैनेडियन जो एक फेहरिस्त देते हैं आपको बैंकों की, ये उस दस बैंक में आप हज़ार किसी भी। कैनेडियन डॉलर की बात करें आप। जी हाँ, आपको वो एक बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से ही ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं अपने निजी बैंक से। ठीक है। और ये पैसे जब यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं, तो ये आपको कन्फर्मेशन दे देते हैं, और उसके बाद आपको 1 साल की अपनी फ़ीस देनी पड़ती है, यानी कि 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस देनी पड़ती है, अपने किसी भी कोर्स जो भी आपने चूज़ किया है। और ताकि ये वो जो तकरीबन कितनी 10,000 होती आपने है दो पे साल की किया है। वो फीस कितनी जी? होती है। वो फीस डिपेंड करता है, वो फीस जो है आपकी 17,000 से शुरू होती है, और डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा क्योंकि है। मैं ये आपसे मिनिमम जो ये है। सारी बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने खुद कहा कि मिडिल क्लास लोगों का वहाँ पे जाना बहुत आसान है, लेकिन वो इन बातों का पता होना चाहिए कि कितने पैसे बिल्कुल। कितनी अमाउंट वहाँ पे लगानी है इनिशियल स्टेज पे।
जी, असल में मामला ये है कि आपको जो भी आपका कोर्स है, चाहे वो 1 साल का चाहे 2 साल का, मेरा 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल के कोर्स के लिए उसमें 4 सेमेस्टर हैं, तो 2 सेमेस्टर्स की फीस मुझे पे करनी पड़ेगी इस स्कीम के तहत। और उसके अलावा $10,000 उसे जीआईसी का नाम दिया है इन्होंने, उसको कहते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। सही। तो वो हर महीने उस 10,000 में से आपको पैसे आपको ट्रांसफर करते रहते हैं। जी डॉक्टर मोहम्मद अहसन रज़ा बेग साहब, आपसे और भी बातें होंगी, बहुत सी बातें होंगी, और आपसे ये भी पूछेंगे कि वहाँ पे कितने और वर्किंग कर सकते हैं जो स्टूडेंट जाते हैं यहाँ से। लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। डॉक्टर मोहम्मद हसन रज़ा बेग साहब आज हमारे साथ हैं, जो कि बड़े ही होनहार बेटे हैं डॉक्टर अली, डॉक्टर ग़ुलाम अली साहब के, और बड़े वेल नोन डॉक्टर हैं वो यहाँ पे। और माशाल्लाह डॉक्टर मोहम्मद हसन रज़ा बेग ख़ुद बड़े अच्छे वर्किंग कर रहे हैं, और मैंने जैसे उनकी खिदमत गिनवाई हैं और बड़ी खिदमत है उनके हवाले से, और आइंदा भी वो बड़े उफ़क़ पे अपनी कमान फेंकना चाहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन रज़ा बेग साहब ये बताएं कि वहाँ पे कितने वर्किंग आवर बंदा एक वीक में यूज़ कर सकता है, अवेल कर सकता है? नॉर्मली आपको पर वीक 20 आवर्स अलाउड होते हैं, लेकिन इन्होंने एक स्कीम चलाई थी पिछले साल के 7 अक्टूबर 2022 से पहले, जो बंदा अपना अप्लाई करेगा वीज़ा, वो फुल टाइम के लिए कंसीडर किया जाएगा 2023 के पूरे साल के लिए। फुल टाइम का मुराद होता है कि आप एक वीक में 40 घंटे काम कर सकते हैं। माशाल्लाह। लेकिन नॉर्मली अगर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं 7 अक्टूबर के बाद, तो फिर आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है, आपने पहले भी की, मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि यहाँ पे जो एजेंट बैठे हैं, कंसल्टेंसी वाले बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, उनसे बचने का क्या तरीका है, और डायरेक्ट जैसे हमने कहा अप्लाई करना चाहिए। मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि आप दोबारा वो रिपीट कर दें कि डायरेक्ट बच्चे यहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी शाह साहब, बिल्कुल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आजकल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी यूथ है माशाल्लाह बहुत ही पढ़ी लिखी है, सिर्फ उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले की अगर बात की जाए तो इसमें एक प्रॉपर कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है STS, इसका एक प्रॉपर लिंक है जो कि मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अब आप उसको बाद में अपलोड भी कर दीजिएगा ताकि आने आपके इस बिल्कुल, देखने हम वाले आपकी नाजरीन जो स्क्रीन में हैं, चला देंगे वो आपकी साइट जो है ना। बिल्कुल वो देखने वाले नाजरीन उससे इस्तेफादा भी हासिल कर सकें। सही। वो एक वेबसाइट है SDS, आप जब STS गवर्नमेंट ऑफ कनाडा नेट पे लिखते हैं तो वो प्रॉपर वेबसाइट आ जाती है, और उसमें स्टेप 1 से A to Z सारे प्रोसीजर्स उसमें बताए गए हैं, और वो बिल्कुल आसान अल्फाज में, सादा इंग्लिश में है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जिससे ना समझ आए। और 1 से 2 महीने तक वीज़ा आ जाता है? जी हाँ, अगर आप उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो इंशाल्लाह वो आपको बिल्कुल वीज़ा दे देते हैं। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, कनाडा जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, पहली बात। माशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अभी आबादी इतनी नहीं है, ठीक है। इनके इनके पहले 9 प्रोविंसेस थे कनाडा के, अब इन्होंने 2 प्रोविंसेस और ऐड किए हैं जो पहले टेरिटरीज थी, ठीक जिनको है। प्रोविंसेस का दर्जा नहीं दिया था। अब वो 2 प्रोविंसेस में आबादी बहुत लो है, उनमें से उन्हीं से एक प्रोविंस में मैं आया हूँ, ठीक है। और आबादी बहुत लो है, तो ये लोग चाह रहे हैं ओवरऑल कनाडा में भी और स्पेसिफिकली इन 2 प्रोविंसेस में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर आएँ और हमारी कंट्री को आबाद करें। इसीलिए ये जब यहाँ से कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसको ये फॉरेन वर्क परमिट दे देते हैं, ताकि यहाँ से स्टूडेंट अपने कंट्री ना जाए, यहाँ पे रह के इन्वेस्ट करे, और फिर उसको PR भी दे देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी भी दे देते हैं, देन सिटीजनशिप भी दे देते हैं। डॉक्टर साहब, वहाँ पे काम की क्या नोईद है, क्या क्या काम वहाँ पे हमारे बच्चे जाके कर सकते हैं जो तालिब इल्म वहाँ पे जाते हैं? शाह साहब, ये एक तल्ख हकीकत भी आप इसे समझ लीजिएगा, या फिर आप इसे एक खुशकिस्मती भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आकर सबसे पहले तो जो कनाडा का मौक़िफ़ है ना काम के हवाले से, उनमें एक चीज़ ये कंसिडर करते हैं कि इंसानियत की कदर करते हैं। दैट्स इट, माशाल्लाह। फर्स्ट बेशक। चीज़ ये इंसानियत की कदर करते हैं। अच्छा। अब वो कदर किस तरह करते हैं कि कोई भी काम है उसको ये छोटा बड़ा नहीं कहते, और किसी भी तरीके के काम में ये वायलेंस बर्दाश्त नहीं करते। सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी तरह से आप वायलेंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल,
अगर यहाँ पर आकर जैसे कि आपने पूछा कि कौन से काम कर सकते हैं, यहाँ पर आकर मोस्टली किसी भी आप रेस्टोरेंट के अंदर एज अ रिसेप्शनिस्ट लगते हैं, किसी होटल के अंदर रिसेप्शनिस्ट लगते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ काम है, हर तरह के मतलब ऑलमोस्ट काम है। आपने हर वो काम करना है जिसके लिए आप अलाउ हैं। हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, डेंटिस्ट हैं तो डेंटिस्ट्री की फील्ड के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रॉपर एक इनका प्रोसीजर है। तो जो ओड जॉब है, जो आप कह लें कैशियर की जॉब है, सेल्स एसोसिएट की जॉब है, सेलमैन की जॉब है, ये जॉब्स भी हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ पे करते हैं। कंप्यूटर की जॉब्स हैं जी, आईटी की बहुत ज्यादा वसी फील्ड है, आईटी की फील्ड्स है, कॉल सेंटर की जॉब्स हैं। सो यहाँ पर हर तरह की जॉब्स हैं, लेकिन इन ये जॉब्स ऑलमोस्ट हमारी कंट्री में भी हैं। सिर्फ फर्क ये है, ये जॉब जितनी भी हैं इन सब में उन्होंने एक रिस्पेक्ट का नेक्स्ट लेवल रखा हुआ है। मतलब आप कोई बंदा, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कोई बंदा आपके पास आके क्लीनर है, स्वीपर है, सफाई कर रहा है, तो आप उसे ओए कह के नहीं बुला सकते। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है? आपने उसे भी सर कह के बुलाना है। तो ये एक रिस्पेक्ट का लेवल है, जब आप फील करते हैं ये चीज कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो वो फिर खुशी खुशी हर बंदा यहाँ पे काम एक्सेप्ट करता है। क्योंकि जब कोई भी बंदा अपना मुल्क, अपनी फैमिली छोड़ता है, तो उसे ये जहन में होता है कि मैंने वहां जाके सेटल होना है और किसी भी वे में सेटल होना है। तो स्ट्रगलिंग फेज तो आपको फेस करना पड़ता है हर हाल में। अब इसकी एक, अगर हम लोग मैं दीनी आपको एक एग्जांपल दूं, तो अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक आपने बड़ी अच्छी बात की। सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से हमारा मज़हब भी ये सिखाता है, हमारा इस्लाम भी ये सिखाता है कि मजदूरी करने वाला जो मजदूर है वो अल्लाह का दोस्त है। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हमारे इस्लाम के अंदर और मज़हब के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा एलिमेंट है और बड़ा इफेक्टिव है। उसको हम भूल नहीं सकते, उसके बगैर हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। डॉक्टर मोहम्मद अहसन रज़ा बेग साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आइंदा हम कोशिश करेंगे आपसे और नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के अंदर आपका दोबारा इंटरव्यू करें, ताकि मज़ीद मालूमात जो हैं वो हमारे पाकिस्तानियों को मिल सकें। और तालीम के मैदान में जो आप झंडे गाड़ हैं, उन झंडों के अंदर एक और इल्म का इजाफा हो और एक और अलम का इजाफा हो। हम इसी तरह कोशिश करते हैं कि आप हमारे मीडिया के ज़रिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जितनी अच्छी मालूमात अपने नाज़रीन को दे सकते हैं, नाज़रीन हम हाज़िर हैं। और हम भी यही कहते हैं कि आपका फ़ीडबैक मिलना हमें बड़ा ज़रूरी है। किसको सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम बात अवाम की, ये 24/7 न्यूज़ पे आपको अवेलेबल है, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान सईद आसिफ को इजाज़त किया। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन रज़ा बेग साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्हें बड़ा कीमती वक्त दिया। चूँकि बहुत फ़र्क है हमारा और कनाडा के टाइम के दौरान, वो इस वक्त सुबह के टाइम में हमारे साथ हैं और हम तकरीबन शाम के टाइम उनके साथ मुंसलिक हैं। और उन्होंने अपनी नींद का वक्त हमारे नाज़रीन को, पाकिस्तानी भाइयों को और उन तालिब इल्मों को दिया है जो वहाँ पे जाना चाहें। नाज़रीन, इसी के साथ मैं फिर आपसे दोबारा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।